आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। ये कहा जाए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में शायद ही ऐसे हालात कभी देखने में आए हो तो गलत ना होगा। इस वक्त अगर पाकिस्तान की मौजूदा पोजीशन को देखें तो पाकिस्तान हर लिहाज से, हर अतराफ से घिरा हुआ नजर आता है। चारों अतराफ से मुसीबतों के अंबार नजर आते हैं और ये मुसीबतों के अंबार पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर मामलात को बहुत हद तक मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान जहां पर इस वक्त मईशत की दलदल में फंसा हुआ नजर आता है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में इंटरनल चैलेंजेस भी बेतहाशा नजर आते हैं। आज प्रोग्राम में इन्हीं सारे मौजूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में लोकल बॉडीज के हवाले से इंतखाबी मरहला है, उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है। पंजाब असेंबली में आज होने वाले इजलास की कहानी भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा तस्करा करते हैं पाकिस्तान की डूबती डगमगाती मईशत का। अगर पाकिस्तान की मौजूदा मईशत की तरफ देखें तो गुज़िश्ता 9 माह में ये मईशत $16.2 बिलियन से सिकुड़ती हुई तकरीबन $4.5 बिलियन तक आ पहुंची है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के हर खासो-आम, हर एक फर्द की ज़बान पे ये अल्फाज है, ये सवाल है कि पाकिस्तान की मईशत को आकर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज पाकिस्तान इस मुश्किल राह पे आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब यूं तो बड़े दावे करते हुए आए थे लेकिन वो फिलहाल कहीं नजर नहीं आते। प्रोग्राम में आज गुफ्तगू का आगाज इसी मौजू से करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज शामिल है जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफी, तजियाकार हैं और वीनस टेलीविजन पर आप इनका एक प्रोग्राम भी देखते हैं। बड़े जबरदस्त अंदाज में प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं। इनकी हम बात भी सुनते हैं, गुफ्तगू भी सुनते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा तो पहुंचा करे। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जहांगीर साहब, ये जो 9 माह गुजरे, मेरे ख्याल से आपने तारीख के बड़े सारे पहलू देखे होंगे, बहुत से राज आप जानते हैं इस पाकिस्तान के हवाले से। मुझे ये बताएं, ये जो 9 माह में जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये इतना बड़ा डिक्लाइन देखने में आया कि $16.2 बिलियन की पाकिस्तान के पास रिजर्व थे। आज पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान के पास स्टेट बैंक में पैसे ही मौजूद नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही, ताजिर बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखें तो मेरे ख्याल से माशी एतबार से काफी अरसे से कोई मुस्बत खबर सामने नहीं आई। आखिर ये हुआ क्या है? देखें, अहम सवाल है और जो है यही सवाल जो है वो सबके लिए बेइंतहाई बेचैनी का बायस है। पाकिस्तानी अवाम के लिए ख्वाहिश तो खैर अब भी मज़े में है, इधर उधर के दौरे कर रहे हैं, जिन्होंने की हवा खा रहे हैं, वहाँ जो है ऑपरेशन भी करा रहे हैं, वहाँ अपना इलाज भी करा रहे हैं और यहाँ जो है एक्सट्रीम सूरत हाल है। यहाँ जो है कौम के गम में मरे जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमने तो अपना इंतखाब, अपनी कामयाबी स्टेक पर लगा के, दाव पे लगा के हम तो आवाम की सोच रहे हैं। लेकिन ये भी चीज़ें रिकॉर्ड है कि आप इस बदतरीन वक्त में आप क्या कहाँ खड़े हैं, कहाँ अपना इलाज करा रहे हैं, कहाँ जो है वो आप, और फ़ख्रिया तौर पर आप ये कहते हैं हमारे लोग, आप इलाज करा रहे हैं। आप टीवी पे तो देखें जो लोग सैलाब में डूबे हुए हैं किस तरह मर रहे हैं, किन बीमारियों से मर रहे हैं, और आपको आपका फ़र्क नहीं देख रही है कौम, उसका रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, आप किस तरफ जाएंगे? खुदा न करे खून खराबे की तरफ न जाएं। दुनिया में जब इनकलाब आते हैं तो फिर वो छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर मुल्क तबाह होता है। साहब, आपने इनकलाब की बात की। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि आटे की लाइन में बड़ी तादाद में लोग कतार दर कतार खड़े हैं। आटे के एक बोरे के लिए, आपको भी बता रहा हूँ, 2 दिन पहले का वाकया है, एक इंसान वो जहां भाग हो गया, शहीद हो गया आटे के हासिल करने के चक्कर में। इस वक्त पाकिस्तान में गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी, सही मानों में 2 वक्त की रोटी के लिए आटा मौजूद नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्ते के अंदर आटे की कीमत में एक बेपनाह इजाफा हुआ। 10 किलो आटे का थैला तकरीबन कराची की बात करूं तो 1600 रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा एक और बड़ा बहरान है जो सर पे खड़ा है, वो है तेल घी की कीमतों का। मतलब अशिया खुर्दनोश की हर चीज की मैं बात करूं तो उसको पर लगना तो मेरे ख्याल से अब बहुत एक ऐसा अंडरस्टेटमेंट कहा जाएगा, वो तो बहुत बात हाथ से निकल चुकी है। वो तो पर के बाद वो परिंदा पिंजरे से आजाद होकर कहीं दूसरे कहीं और ही जा चुका है अब तो। देखिए, आपने कुछ थोड़ी थोड़ी सी अलामतें जाहिर की हैं। एक आदमी मर गया, उसको आटा नहीं मिला, वो कुचल गया और बस फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ। अब और दूसरी तरफ ऊपर आप देखें
کہ ایک آدمی تجویز کیا گیا ہے کہ یہ آٹے کی ٹرک پر ایک پولیس والا کھڑا کر دیا جائے تو یہ غریب سب سیدھی لائن میں لگ جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ان کو اتنی ویژن ہے ان کا کہ یہ ایک آدمی کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ بھوکے کو جو ہے آپ روک نہیں سکتے. اگر یہ سڑکوں پہ آ جائیں، یہ بلبلا جائیں، یہ آپ کے محلوں کی طرف دیکھیں، کتنی خطرناک صورتحال ہے، اور آپ اطمینان سے ابھی بھی کہتے ہیں ڈوب رہا ہوں، ڈوبا تو نہیں ہوں. ڈوب رہے ہیں یہ لوگ، ڈوبے تو نہیں ہیں. جس دن ڈوبیں گے اس دن بات کر لیں گے. اتنی شفاف صورتحال ہے بھائی صاحب، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اتنے پیار سے بول رہے ہیں کہ ایک آدمی آپ شفاف کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے تو موجودہ حکمرانوں کو، حاکم وقت کو شاید اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور آپ اگر گورنمنٹ کی شاکرچیاں دیکھیں تو ابھی امپورٹڈ گاڑیاں، جو لگژری گاڑیاں ہیں، اس کی امپورٹ پہ گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے. میرے خیال سے آپ اور میں جو یہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ڈوبتی معیشت کا تذکرہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو اس وقت معیشت کے حوالے سے میں ایگری نہیں کروں گا کہ یہ جو نا، جو ہمارے جو اقتدار والے ہیں، جو حکومت میں ہیں، اور یہ جو سیاستدان ہیں، اور یہ جو پورے ملک کو چلانے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر تو کوئی ماسٹر ہی نہیں اس ملک کو ملے گا، ان کی فکر بتاتا ہوں کتنے غم میں مبتلا ہے وہ. قوم کے غم میں، ملک کے غم میں، اقتدار کے غم میں، اکثریت حاصل کرنے کے غم میں، 5 سال کے بعد 5 سال کی امید دینے کے غم میں، ساری چیزیں یہ الٹ پھیر کرنے کے بعد اس دعوے کے ساتھ یہ کہ ہم یہ دیں گے. اور یہ سارے دکھ ہیں ان کے، یہ بہت خطرناک دکھ ہیں جس میں وہ مبتلا ہیں. ہم کو تو پتہ ہی نہیں ان کے کتنے بڑے بڑے دکھ ہیں. اور ان کو تو ابھی بہت کچھ ترقی کرنی ہے. اگر 10 ملے ان کی تو 20 کرنی ہے. ان کو تو بہت کچھ کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ محض ایک ٹکڑا روٹی کا، ایک وقت کی جو ایک کھانا، یہ ہماری قسمت میں. ہم 1 سے 2 کرنے کی فکر میں، اور وہ اپنے ملے اور اپنے کارخانے، اپنی دولت اور جو اپنے اکاؤنٹ ہیں اس کو صاحب آپ اگلے 5 سال کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال سے اگلے 5 ہفتے کا پاکستان کے پاس وہ زر مبادلہ نہیں بچا. کیسے ممکن ہے کہ ایسی سچویشن میں گورنمنٹ، چلیں مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کابینہ کا ایک بڑا وفد جنیوا میں موجود ہے. میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، وہ بھی جنیوا میں موجود ہیں. مریم نواز صاحبہ وہ بھی جنیوا میں موجود ہیں. وہاں پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت عالمی برادری کو پاکستان کی ایک ایسی تصویر دکھائی جا رہی ہے جہاں پہ سیلاب ہے، جہاں پہ متاثرین ہیں، جہاں پہ لوگ بے آسرا کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، جہاں پہ ادویات نہیں ہیں، جہاں پہ اموات ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں. یہ تصویر دکھائی جا رہی ہے. لیکن کیسے دکھائی جا رہی ہے؟ یہ وفد جاتا ہے باہر ملکی 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہرتا ہے. یہ وفد جاتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے. اس وفد کے جانے سے پہلے آپ کے موجودہ وزیر خزانہ، معذرت کے ساتھ یہ بات تلخ لگے گی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کم عرصے کے دوران جتنے غیر ملکی دورے کیے، اطلاعات یہ ہیں، مصدقہ غیر مصدقہ اطلاعات کی میں بات نہیں کرتا، لیکن سورسز یہ بتاتی ہیں کہ وہ عالی شان ترین دورے رہے. اور اس 7، 8، 9 ماہ کے عرصے میں اس کابینہ کے بیشتر وزراء سمیت، وزیر خزانہ سمیت، وزیر خارجہ سمیت بیشتر وزراؤں نے اتنے عالی شان دورے کیے. یہ پیسہ پاکستانی عوام کا ہے، یہ پیسہ پاکستانی عوام کے ٹیکس کا ہے، یہ پیسہ پاکستانی عوام پہ لگنا چاہیے تھا. یہ اتنی بڑی کابینہ، اتنی شان و شوکت کے ساتھ آپ جب جنیوا میں جاتے ہیں، اس ملک کی حالت بتاتے ہیں، تو کوئی کیسے آپ پہ اعتبار کرے گا؟ کوئی کیسے آپ کو فنڈ کرے گا؟ یہ تو سوال ہے. جو نا آپ کے آخری ٹکڑا بڑا اہم ہے. یہ ریورس ریفلیکسس میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ جو ہے پروجیکٹ نہیں لگائیے گا، کیونکہ ہمارے ملک تو ڈوب رہا ہے. آپ ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز آپ یہ سمجھیں، ہمیں قرض دینے میں 10 دفعہ آپ بھی سوچ لیں. ادھر قرض مانگ رہے ہیں، ادھر پکچر کون سی پیش کر رہے ہیں یار، کہ ہماری امیدیں ہی نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 60 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں جو سیلاب کے لیے چاہیے، اور ہمیں 1 ارب ڈالر کے لیے ہم مر رہے ہیں IMF سے. تو اب دوسری طرف کے بل نتیجہ جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں لیکن نتیجہ اس کا ریورس نکل رہا ہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ برباد ہو گیا، ملک ڈوب چکا ہے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں تو کیوں بتا رہے ہیں؟ ذرا پیچھے کی بتائیں نا. ایک لائن انہوں نے کھینچی ہے. ہاں بتاتا ہوں میں. ایک لائن انہوں نے کھینچی ہوئی ہے. ان کے مفادات اس طرف ہیں کہ امداد مل جائے
काम चल जाए, जो पुरानी जो है अभी जो अमेरिका भी दे दे, अभी यहाँ जो दहशतगर्दी के नाम पे पैसे भी आए, सब कुछ हो, ये मुल्क की बका का मसला है और ये तो बहुत जरूरी है। ये इस तरफ इमदाद मिल जाए, उस इमदाद का क्या किया जाए? जो कुछ अब तक किया है हम अपने तजर्बे की, किया है? एक बात बताता हूं, तजर्बा बोलता है, सच बोलता है। जब तजर्बे से साबित होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये बताइए कि 30 साल की इसकी ममलिकत की खिदमत में, इसमें के इख्तिदार में रहने के बावजूद आप कहां खड़े हैं? ये तो 3.5 लाख को, ये जो 3.5 साल है ना, इसको भी मिला लें थोड़े टुकड़े के हिसाब से, तबाही का हिस्सा बना लें इसको। लेकिन आप अगर 30 साल से 50 साल से हिसाब लें तो आप कहां खड़े हैं? कौन से आप 10 आपके दूसरे दौर में अगर 10 अरब का जो है रिजर्व है, तो कयामत खेज बहुत बड़ा रिजर्व था, वो काबिल फख्र था, वो चीन से मुकाबला कर रहा था, वो इंडिया से मुकाबला कर रहा था, किससे मुकाबला कर रहा था भाई? ये बताएं, ये जो रिजर्व्स की बात छोड़ें, मुझे ये बताएं, जिस इमदाद के लिए इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिनीवा में मुखातिब हो रहे हैं, अवाम की बेबसी पूरी दुनिया के सामने उसको उसकी तशहीर कर रहे हैं, एक ऐसी तशहीर जो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी पाकिस्तानी की हो। ये तो बताया ना, सर मुझे ये बताएं, तो इस इमदाद का क्या होगा? ये इमदाद कहां, अगर आ गई तो कहां जाएगी? ये आप ये देखें कि यहाँ कितने अलमिया दर अलमिया है कि लोग वो कह रहे हैं कि पहले IMF का सर्टिफिकेट लाइए, वो आपको छांट पटक कर देख ले कि आप में कितना दम रह गया, कितनी सांस रह गई है, उसके मुताबिक हम ट्रीट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर बिल्कुल ही डूबने वाले हम नहीं देंगे, और अगर आप कोई इमदाद लेके सांस ले सकते हैं तो दे देंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप पैसे वापस करें। ये बात भी सही। मुझे बताया IMF की आपने बात की, IMF के साथ मुज़ाकरात के जो चैंपियन समझे जाते थे इसहाक डार साहब, आपको आजकल नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं आ रहे, गालिबन शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हूं। आप ये ऐसा लगता है कि मुझे छेड़छाड़ का सवाल करते हैं। कोशिश, अच्छा कोशिश, नादान सी कोशिश। अच्छा ये देखें, ये जनाब जो इसहाक डार साहब है, ये चैंपियन ऑफ द इकोनॉमी, चैंपियन ऑफ मालियात के चैंपियन, बजट के चैंपियन, और इन्होंने अपने मुफ्ता इस्माइल जो स्टार्ट किया, सारी गंद ली, तो अपनी बदनामियां ली, उसको 6 महीने तक डांटते रहे अपने लिए, आज तक डांट रहे हैं और आज तक डांट रहे। आज उन्होंने बताया कि भाई बहुत पीटा है इन्होंने मुझे, वे इस तरह बहुत जलील किया है, तब मुझे निकाला है, आराम से नहीं निकाला। अच्छा चलो उसको जलील भी कर दिया, अपने आदमी को गिरा दिया। दिख रहे हैं मुझे, आवाम को पता नहीं, आवाम से भी पूछ लेते हैं, आवाम भी जवाब देते हैं कि आपको दिख रहे हैं? आप नहीं आए थे, अभी टीवी पे आए थे, अपना गम सुना के चलेगा, और ये जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड है। मुफ्ता इस्माइल तो चलेगा ना कि ये सारा कुछ किया धरा पिछले वजीर खजाना का है, जो उन्हीं की पार्टी का था, और फिर जो कुछ अभी तो आए हम पिछले का यही है ना। फिर आ गए अच्छे इतने बड़े साइंटिस्ट थे, वो आ गए दावे पे दावे। अगर इमरान खान ये बोलते थे ना कि कल जो हो जाए, कल यूं हो गया, अभी उनकी भी टेक्निक है, कल की उम्मीदें दिला के वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें बड़ी तनकीद की जाती है। इनको तो देखें, अभी इन्होंने, अब देखो कौन सा करतब दिखाने वाले हो? दिखाएंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूं, अभी क्या खबर दे रहा हूं सर, खबर दे रहा हूं, ये करतब दिखाएंगे। इत्तलात ये हैं कि IMF के साथ जो फाइनल डिस्कशन होने जा रही है, ये अवाम भी गौर से सुन ले, आपको ही बता देता हूं, इत्तलात ये हैं कि इसमें पेट्रोलियम लेवी की मद में एक बड़ा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। एक और इत्तलात ये भी दे दूं कि इसमें महंगाई को बढ़ाने के लिए हर वो इकदाम किया जाएगा जो अवाम नहीं चाहती। एक और आपको इत्तला ये दे दूं कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो बहुत तेजी से अपनी कदर खोएगा, और इसका मतलब हर एक पाकिस्तानी अपनी कदर तेजी से खोएगा। ये सब कुछ होने जा रहा है। बिजली, गैस और हर शोबे के ऊपर बड़ी तादाद में टैक्स लगाए जाने की ये तैयारी कर ली गई है। ये इसहाक डार साहब की जानिब से IMF को यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं कि कर देंगे, मरहलावार करेंगे। सिर्फ ये बहस है कि करना किस अंदाज में। ये साइंड है, ऑलरेडी साइंड है, ये मुआहदे का हिस्सा है, ये लेवी बढ़नी थी, ये जितने भी आप इक़दामात बताने थे ये उसका हिस्सा था, ये मान चुके थे। अब ये बहस ये कर रहे थे कि इसमें कोई आसानी चाहते थे, जाहिर है तो आसानी आपने तो दिया था। और 7 मुआहदे होते हैं ये ममलिकतों के दरमियान, रियासतों के दरमियान, उसको तो आपको ओन ही करना पड़ता है, उससे आप डेफर नहीं हो सकते, उससे आप नहीं फिर सकते, मुनारिफ नहीं हो सकते। तो हुआ क्या, मानना तो ये था, इन्होंने तो चुस्नियाँ लगा रखी थी। अभी धड़ाधड़ जो है इनकी सूरत हाल हो रही है कि आदमी ये फोकस्ड हो रहे हैं कि ये भी झूठ, ये भी झूठ। भाई लिखा हुआ है,
लिखो का बदलवा लोगे तुम? चले, अगर लिखा है, नहीं इमदाद लिखा। अगर कुछ ले सकते हो तो वो ले सकते हो। जो डूबे हुए लोगों की इसके ये जो साइन है इसके ऊपर कैसे तुम तब्दीली करा चले, सकते इसका हो? मतलब तो ये करा हुआ के कि दिखा पाकिस्तान दो। में बेबसी भी बिकती है, पाकिस्तानियों की बेबसी भी बिकती है, जनाजे भी बिकते हैं, लाशें भी आज- बिकती हैं। हर वो अफसरदा कर देने वाला मंजर उसको बेचा जा सकता है और उसकी कीमत लगाई जा सकती है, और शायद इस वक्त मौजूदा हुकूमत यही कर रही है। काश ये बात कही जाती कि पाकिस्तान को इमदादों के जरिए नहीं चलाना, पाकिस्तान को खुद मुख्तारी के जरिए चलाना है। कशकोल तोड़ने वाली हुकूमतें जब कशकोल का साइज उसमें बतदरीज इजाफा कर दें और इतना इजाफा कर दें कि फिर वो संभाले ना संभले, तो शायद ऐसी हुकूमत और ऐसे हुक्मरानों को कुछ और कर लेना चाहिए। यही छोटी सी इल्तिजा होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और मौज़ूआत के ऊपर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।